अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की सदारती रेफरेंस में जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि किसी जमात को कम नशिस्तें मिलें तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। जिसकी जितनी सीटें बनती हैं उतनी मिलनी चाहिए। वोट खुफिया रहना आइन में है, न अदालती फैसलों में। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अदालत में पेश हुए। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौकफ अपनाया कि वोटों को खुफिया रखने का मतलब है कि हमेशा खुफिया ही रहेंगे। कास्ट किए गए वोट कभी किसी को दिखाए नहीं जा सकते, जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। क़यामत तक वोट खुफिया रहना आइन में है, न अदालती फैसलों में। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सेनेट इंतखाबात आर्टिकल 226 के तहत होते हैं। खुफिया वोटिंग में वोट की तस्वीरें बनाना जुर्म है, जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कौमी असम्बली इंतखाबात के लिए फ्री वोट की इस्लाहात इस्तेमाल हुई। सेनेट इंतखाबात के लिए फ्री वोट की इस्लाहात को शऊरी तौर पर हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करप्शन के खात्मे के लिए इलेक्शन कमीशन डाले गए वोटों का जायजा ले सकता है। कोई जमात तनासुब से ज्यादा सीटें ले तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? वोट फरोख्त करने से मुतनासिब नुमाइंदगी के असूलों की धज्जियां उड़ेंगी। कोई जमात तनासुब से हटकर सीटें जीत ले तो सिस्टम तबाह हो जाएगा। सेनेट उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन ने नैब, FIA और दीगर मुतलका इदारों से तफसीलात तलब कर ली, जबकि उम्मीदवारों को पार्टी टिकट्स भी हमरा लाने की हिदायत की गई है। जी हां, आपको तफसीलात से बताएं कि इस्लामाबाद में PTI की फौजिया अरशद और हफीज शेख का कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। जुनेद अकबर ने फौजिया अरशद को तजवीज़ और दी है कि कंवल शोज़म ने तईद की है और फौजिया अरशद के कागजात नामजदगी पर किसी ने एतराज़ न किया। इस्लामाबाद से जनरल नशीस पर हफीज शेख का टिकट रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा हुआ। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जरका तैमूर कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सलीम मांडीवाला, खवातीन की नशीस पर पीपल्स पार्टी की पलूशा खान, पलवशा खान के साथ साथ सेनेट की अमूमी नशिस्त पर शहरी रहमान, सादिक मेमन और दोस्त अली जैसर के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए हैं। बुलेटिन में मजीद आपको बताएं कि मरियम नवाज कहती हैं अगरचे आप सिलेक्टेड हैं फिर भी आपको अवाम का ख्याल रखना चाहिए। टी चौक इस्लामाबाद में एहतजाजी कैंप से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा इक़्तिदार से पहले बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं, इक़्तिदार के बाद आप इतने मजबूर हो गए कि अपना फर्ज भूल गए। ऐसे इक़्तिदार में ना होना अच्छा है। रोज़े महशर को याद रखे, हुक्मरानों की पूछगछ होगी। इस्लामाबाद की गलियों में, इस्लामाबाद की सड़कों पे सर्दी के मौसम में रातों को खुले आसमान के नीचे ये बैठे हुए हैं और इनका कोई पुरसानी हाल नहीं है। कोई इनके, मैं समझती हूँ, मुझे इस चीज का एहसास है, इदराक है कि पहले इंसान की बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन जब आपको इक़्तिदार मिल जाता है तब इंसान की प्रायोरिटीज भी बदल जाती हैं, तब इंसान की मजबूरी भी सामने आ जाती है। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या मजबूरियां जो है इंसान की वो उसके फर्ज से बड़ी होती हैं? फर्ज जो है, चाहे आप सिलेक्टेड हैं, आपको जिस तरह भी बैठाया गया इक़्तिदार में, लेकिन आपका फर्ज है, रियासत का फर्ज है। रियासत माँ की तरह होती है, मुल्क माँ की तरह होता है। आपका फर्ज है कि अगर आप इनको ये नहीं बता सकते या आप इनके प्यारों को बाज़ेब नहीं कर सकते, आप ये तो कर सकते हैं कि जिनके लोग इस वक्त टॉर्चर सेल्स में हैं, आप इनको बता दें कि इनके प्यारे कहाँ हैं। आपकी मजबूरियां हो सकती हैं, एजेंसीज की मजबूरियां हो सकती हैं। मैं मुल्क की एजेंसी से भी ये कहती हूँ कि आपकी भी माएँ, बहनें, बेटियां, आपकी औलादें हैं, आपके वालिदैन हैं। खुदा के वास्ते आप उनको सिर्फ ये बता दें कि उनके प्यारे मर गए या जिंदा हैं। वो कुछ नहीं करेंगे, चुप करेंगे, रो धो के चुप हो जाएंगे, लेकिन उनका रोज का जो एक वो क़यामत उनके दिल पे गुजरती है, वो तो उसको तो करार आएगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस ने हलीम आदिल शेख और दीगर मुलजिमान को बख्तरबंद गाड़ी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। अदालत में दौरान समाअत तफ्तीशी ऑफिसर ने हलीम आदिल शेख और दीगर मुलजिमों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। हलीम आदिल के वकील ने मुखालफत करते हुए कहा कि केस नहीं बनता, लिहाजा रिमांड की दरखास्त मुस्तरद कर दी जाए। अदालत ने पुलिस के इस्तदा मंजूर करते हुए हलीम आदिल, गुलाम मुस्तफा, अब्दुल हुसैब, महमूद और रमजान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने पुलिस को मुलजिम जुम्मे को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहती हैं, कानून सब के लिए बराबर है। क्या ये मैंने कहा था कि जदीद असले के साथ हल्के में आए? हलीम आदिल शेख जदीद हथियार और क्रिमिनल के साथ आए थे। पीटीआई का मुस्तकबिल तारीख देख रहा हूं। ये का फ्यूचर में पूरे पाकिस्तान में सिफर देख रहा हूँ। सबसे पहले आखिरी का पहला जवाब आपको ही देता हूँ, और वो साफ जाहिर है ना, जो 4000 वोट ले एक कॉन्स्टिट्यूंसी में और दूसरी में भी 4000 वोट ले, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में तकरीबन एक में 7000 दूसरी में 4000 वोट ले, और उसके अलावा ये आपने सेनेट की बात की, देखिए सेनेट का वोट मेंबरान की मर्जी है। मैं किसी पीटीआई के शख्स से राब्ते में नहीं, मैं नहीं, वो कैंडिडेट्स देखेंगे, मैं भी कैंडिडेट देखूंगा। मेरे पास अपने एज एन एमपी 3 वोट है, एक जनरल सीट का, एक लेडीज सीट का, एक टेक्नोक्रेट सीट का। जो मैं अहल समझूंगा कि जो सिंध की नुमाइंदगी सेनेट में कर सके, मैं उसको वोट दूंगा। मैं बाकी मेंबरान से भी ये कहूंगा कि जरा चारों तरफ नजर घुमा के, और वो मेंबरान जिन समझते हैं कि सिंध की नुमाइंदगी कर सके, उनको वोट दें। क्या पीपल्स पार्टी ने कहा था उसे? वो तो खुद ही ले गया ना, या पीटीआई वालों ने कहा, मुझे नहीं पता किसने कहा। लेकिन एक शख्स हथियारों के साथ उतर जाता है, तो ये बेकार की बातें हैं। और क्या कानून जो है उसको छोड़ दे? अगर कोई वैसे फायरिंग करे जाके रोड पे, तो हुकूमत जाके दबोच ले, और अगर कोई पीटीआई का करे तो उसको ना दबोचे, या कोई पीपल्स पार्टी का करे, खुदा खास्ता उसको ना करे। जो भी मुलविस होगा, कानून सबके लिए एक तरीके का, एक नजर से दिखता है सबको, और उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो दूसरी जानिब सईद गनी ने कहा है कि हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर पीटीआई के बहुत से लोग खुश हैं। इलेक्शन कमीशन को हलीम आदिल शेख के खिलाफ एफआईआर कटवानी चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी का कहना था कि पीटीआई के अपने लोग कह रहे हैं हलीम आदिल शेख फसादी हैं। हलीम आदिल शेख के साथ मुसल्लह जत्थे ने फायरिंग की। इस मुल्क में तबाहकुन महंगाई है, जिसने पाकिस्तानी शहरियों की जिंदगी जीवन कर दी है। उसकी वजह यकीनन जो आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जो चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जो दवाओं की कीमतों में इजाफा हुआ है, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से लोग अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे, 2 वक्त का खाना सुकून से नहीं खा पा रहे, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो जो लोग पीटीआई को पता नहीं एक उम्मीद समझकर वोट दे रहे थे 2018 में, आज उन्होंने कान पकड़ लिए हैं और पीटीआई से वो तौबा कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ वो रुजू कर रहे हैं, पीडीएम की जमातों की तरफ रुजू कर रहे हैं और उनको वोट दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही वजह है जिसकी बिना पर पीटीआई को ये परेशानी है कि सेनेट के इलेक्शन में अगर खुफिया राय शुमारी हुई जो आइन और कानून के मुताबिक होनी है, तो इनके जो मेंबर्स हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के, वो इनको वोट नहीं करेंगे। इसलिए वो पागलपन की हद तक कोशिश कर रहे हैं, जुस्तजू कर रहे हैं कि किसी तरह सेनेट के इलेक्शंस जो है वो खुफिया राय शुमारी के जरिए ना हो, बल्कि ओपन हो, ताकि किसी तरह उनकी सीटें जो है वो बच सकें। वरना मुझे यकीन है कि अगर सेनेट के इलेक्शंस आइन और कानून के मुताबिक सीक्रेट हुए, तो जो एमपीएज हैं, जो एमएनएज हैं, जो हल्कों में जाते हैं, जो लोगों से मिलते हैं, वो लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे अगर उन्होंने पीटीआई को वोट दिए। और पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी आपके सामने हैं, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स आपके सामने हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं, मैं हूं या हलीम आदिल शेख, कानून से बालातर कोई नहीं। फुटेजेस मौजूद हैं, सैकड़ों लोगों ने असले की नुमाइश की, सबके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कानून से कोई बालातर नहीं। कराची में इलेक्शन कमीशन के बाहर वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 2018 के इलेक्शन में इमरान खान ने अवाम को बेवकूफ़ बनाया,
سینٹ الیکشن میں حکومت کو اپنے لوگوں پر اعتبار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل ملیر میں مسلح ٹولہ دندناتا پھر رہا تھا۔ ڈی آر او نے انتظامیہ کو کہا کہ ان کو حلقے سے نکالا جائے۔ ناصر حسین شاہ نے مزید کہا کہ اس میں سندھ حکومت یا مراد علی شاہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ حلیم عادل شیخ کے خلاف پہلے بھی مقدمات تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں میرے تجویز اور تائید کنندہ کو تو وقت نہیں دیا گیا، لیکن حکومتی ارکان نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ ہماری تیاری نہیں ہے، وقت چاہے تو فوری دے دیا، ہمارے پاس عبدالحفیظ کی نااہلی کا کافی مواد ہے، لیکن میں نے اپنے وکیل کو ان کے کاغذات نامزدگی چیلنج کرنے سے روک دیا۔ الیکشن ہو رہا ہے، اس کے اندر اب سہارا لیا جا رہا ہے، کبھی کبھی جوڈیشری کا اور کبھی اور سہارے لیے جا رہے ہیں۔ ہم بھی ساری زندگی الیکشن لڑتے رہے ہیں اور سینئر پارٹی کے اندر ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کبھی سینٹ میں اتنا شور شرابہ ہوا؟ یہ پہلی دفعہ یہ ہے کہ آج شور شرابہ ہو رہا ہے اور ایک ہی سیٹ ہے، اس کے اوپر اتنا زور لگ رہا ہے، تو ہم تو فری فیئر الیکشن چاہ رہے ہیں۔ اب وہ عدالت میں جا رہے ہیں کہ آپ کوئی ایسا امینڈمنٹ لے کر آئیں جس میں کہ آپ کا پتہ چلے کہ کون آدمی کس کو ووٹ دے رہا ہے۔ تو ہم ٹرانسپیرنسی کے حق میں ہیں، ہم چاہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو وکٹم ہیں کہ جب سینٹ کا الیکشن ہوا ہمارے 14 ووٹ زیادہ تھے، مگر اس کے باوجود بھی ہم ہار گئے، تو شور تو ہمیں کرنا چاہیے تھا، مگر چونکہ ہم پارلیمنٹیرینز رہے ہیں، I had been the former speaker of the National Assembly, apart from being the Prime Minister، تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سینکٹیٹی آف دا پارلیمنٹ ہے، جو پارلیمنٹ کا ڈومین ہے اور جو ٹریکوٹمی آف پاور ہے، اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن کو متنازع بنا دیا۔ پی ڈی ایم چور دروازے سے آئین میں ترمیم کرنے کی مخالفت کرتی ہے۔ ویڈیو سکینڈل میں پیسے لینے دینے اور خریدنے والے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ بجے نہیں پہنچیں گے الیکشن کمیشن تو آپ کے امیدوار کے کاغذات بغیر کسی بات کیے سمیرلی ریجیکٹ ہو جائیں۔ جب ہم پیش ہوئے تو وہاں حکومت کے وکلاء اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کے خلاف عذر سبمٹ کرنا ہے، ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں تھا، ہم کاغذ نہیں لے سکے، اور ہمارا وکیل لاہور سے آ رہا ہے تو ہمیں اضافی ٹائم دیا جائے۔ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ کاغذ لانا، وکیل لانا آپ کا کام ہے، عذر آپ داخل کر رہے ہیں، لیکن ریٹرننگ افسر صاحب نے 3 بجے کا ٹائم دے دیا۔ یہ کچھ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، یہ دوہرے معیار جو رکھے جاتے ہیں۔ یعنی میں پھر گزارش کر دوں کہ میں یا راجہ صاحب جو پروپوزر سیکنڈر ہیں وہ یہاں موجود نہ ہوتے 11 بجے تو گیلانی صاحب کے کاغذ ریجیکٹڈ تھے۔ عذر داخل کرنے والوں کے پاس نہ کاغذ ہے نہ وکیل ہے، ان کو ٹائم دے دیا گیا۔ تو پھر پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ خود سمجھتے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ یہی خرابیاں ہیں جس کے بارے میں ہم بار بار بات کرتے ہیں۔ آج بدقسمتی سے الیکشن کے پروسیس کو سینٹ کے ہوئے آج 5واں دن ہے اور یہ پروسیس متنازع ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں سینٹ انتخابات میں یوسف رضا گیلانی کے امیدوار بننے کے بعد مخالفین کے پسینے چھوٹ گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کے ارکان میرٹ پر فیصلہ کریں گے اور یوسف رضا گیلانی کی کامیابی یقینی ہے۔ حکومت یہ جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے اصل میں اس کی بوکھلاہٹ۔ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے امیدوار بننے کے بعد ان کے پسینے چھوٹ گئے، ان کو تو سمجھ ہی نہیں لگ رہی، اور یہ تواتر کے ساتھ ایسے یہ چھوٹی چھوٹی چالاکیاں اور یہ کر رہے ہیں، اور تاکہ وہ کسی طریقے سے کوئی ایسا بندوبست کریں جس سے جو ووٹر ہے اس کو کنفیوز کر دیا جائے اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں تاکہ ان کی عزت بچے۔ لیکن میں یہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے ممبران جو ہیں، دی آنریبل ممبران آف نیشنل اسمبلی،
وہ میرٹ پہ فیصلہ کریں گے اور ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یوسف رضا گیلانی صاحب ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس پر سماعت. شہباز شریف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 24 فروری تک توسیع. شہباز شریف نے عدالت میں سینٹ انتخابات کے لیے نامزد تمام لیگی امیدواروں کے ٹکٹس پر دستخط کیے. جی ہاں، اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس پر سماعت. شہباز شریف کے جوڈیشل ریمانڈ پر 24 فروری تک توسیع کر دی گئی ہے. شہباز شریف نے عدالت میں سینٹ انتخابات کے لیے نامزد تمام لیگی امیدواروں کے ٹکٹس پر دستخط کیے ہیں. پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس 18 فروری کو طلب کر لیا گیا، جس میں لانگ مارچ سے متعلق حکمت عملی طے کی جائے گی. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس کنوینئر احسن اقبال کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے اسلام آباد سیکریٹریٹ میں ہوگا. اجلاس میں پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کے انتظامات کا جائزہ لیا جائے گا، جس کے لیے تمام جماعتوں کو لانگ مارچ کے حوالے سے اپنا اپنا پلان بھی تیار کر کے ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے رینجرز کی مزید نفری طلب. عدالت پر وکلا حملے کے بعد سیکیورٹی مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا. لاہور سے رینجرز کی 2000 نفری اسلام آباد پہنچے گی. جی ہاں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے رینجرز کی مزید نفری طلب کر لی گئی ہے. عدالت پر وکلا حملے کے بعد سیکیورٹی مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا. لاہور سے رینجرز کی 2000 نفری اسلام آباد پہنچے گی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ جعلی راجکماری ایک بار پھر اداروں پر حملہ آور. پی ڈی ایم کا انجام عبرت ناک نظر آ رہا ہے. معاون خصوصی فردوس اشرقوان کی تنقید. کا اداروں کو متنازع بنا کر اپنا الو سیدھا کرنا ان کے خاندان کا وتیرہ رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس اشرقوان نے اپنے بیان میں کہا کہ کرپٹ ٹولے نے نان ایشوز پر سیاست چمکا کر اپنا تماشا خود لگوایا. اب بھی انہیں رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ادارے ہمارا فخر ہیں. جعلی راجکماری اور کرپٹ ٹولے کی ہر مذموم سازش ناکام رہے گی. فردوس اشرقوان نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں یقینی شکست دیکھ کر کرپشن میں ڈوبی راجکماری اور کنیزاؤں کو نیندیں حرام ہو چکی ہیں. ناکامی اور شکست کا داغ پی ڈی ایم کے بدنامی زمانہ ٹولے کے ماتھے پر لکھا جا چکا ہے. کل تک سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ کرنے والا ٹولہ اب کس منہ سے انتخابات میں حصہ لے رہا ہے. جعلی شیر سینٹ الیکشن میں گیدڑ ثابت ہوں گے. ہماری ٹیکنالوجی کو عدالتوں کی وجہ سے دھچکا لگا ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری کا خطاب. کہا 2014 کے عدالتی فیصلوں کے باعث ڈیجیٹل کمپنیوں سے ہمارا تعلق خراب ہو. جی ہاں، راولپنڈی میں انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ ججز سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ڈیجیٹل میڈیا کے کیس نہ سنا کرے یا کچھ وقت کسی یونیورسٹی میں لگائیں. ہماری ٹیکنالوجی کو عدالتوں کی وجہ سے دھچکا لگا. 2014 کے عدالتی فیصلوں کے باعث ڈیجیٹل کمپنیوں سے ہمارا تعلق خراب ہوا، جبکہ پی ٹی اے نے ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی. انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم سب کے بچوں کے ماں باپ بن جائیں. ابایا لینے والے ابایا لے اور جینز پہننے والے جینز پہنے. ہمیں پابندی نہیں لگانا چاہیے. فواد چودھری کا کہنا تھا کہ جب تک ریاستی پالیسیاں نہیں بدلیں گی اس وقت تک ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی. سیاسی اور معاشی آزادی انسان کی زندگی بناتی ہے. کام وہ کریں جو آپ پسند کریں. انہوں نے مزید کہا کہ وہ دور گئے کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب. آج تو 20 سال کا شخص ارب پتی بن جاتا ہے. آئی ایم ایف نے پاکستان کا قرض پروگرام بحال کر دیا. پاکستان کو $500 ملین کی قسط کے اجرا کی راہیں ہموار ہو گئی ہیں. آئی ایم ایف اور پاکستان میں درمیان $6 ارب کے قرضے کے جائزہ امور پر مذاکرات مکمل ہو گئے. کرونا وبا کے باعث آئی ایم ایف کے ساتھ قرضے کے جائزہ امور و تعطل کا شکار ہوئے. پاکستان اور آئی ایم ایف حکام میں ورچوئل جائزہ بات چیت کی گئی. آئی ایم ایف نے پاکستان کو 39 مہینوں کے پروگرام کے تحت $6 ارب کا قرضہ دینے کا اعلان کیا تھا. قرضے کی $500 ملین کی حتمی منظوری آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ دے گا. آئی ایم ایف اعلامیہ کے مطابق رواں مالی سال کے دوران پاکستان کی معیشت 1.5% تک رہے گی. کورونا کی دوسری لہر کے اثرات دنیا بھر کے معیشتوں پر مرتب ہو رہے ہیں. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جنوری میں $13 ارب ریکارڈ کیے گئے.
वजीर कानून पंजाब राजा बशारत की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी गई। इलेक्शन कमीशन में दायर दरखास्त में शहरी राना मोहम्मद असलम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गैर दस्तखत शुदा बयान हल्फी की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट जून 2018 के फैसलों में बयान हल्फी को कागजात नामजदगी का अहम जुज करार दे चुकी है। दरख्वास्त गुजार शहरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि राजा बशारत ने इंतखाबात ने दस्तखत के बगैर बयान हल्फी जमा कराया। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी को नामुकम्मल करार देकर राजा बशारत की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करे। इलेक्शन कमीशन 2018 के PP 14 के इंतखाबात को कलअदम करार देकर दोबारा इलेक्शन कराए। अमीर जमात इस्लामी सेंटर सिराजुल हक कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन के लिए टिकट दोस्ती और रिश्तेदारी की बुनियाद पर तकसीम हो रही है। मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि सियासत और जमहूरियत के नाम पर कौम से मुसलसल धोखा हो रहा है। बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद पोता या नवासा पार्टी की कमान संभाल लेता है। 2.5 बरसों में आवाम को तब्दीली का मतलब भूख, अफलास और नंग समझ आया है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मुल्क का ताकतवर तबका कानून की धज्जियां उड़ाता है, गरीब कानून की जकड़बंदियों में आ जाता है। गुर्बत और महंगाई ने लोगों की जिंदगियों को अजीरन बना दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान हमारे लिए अल्लाह ताला का तोहफा है, बदकिस्मती से इसकी कदर ना कर सके। आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए जरूरी ये है कि तर्ज जिंदगी को बदला जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौसम बहार की शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को हरा भरा करने के लिए नौजवानों के ताउन की जरूरत है। अब हमारा हदफ है 10 अरब दरख्त लगाने का। बागों के शहर कहलवाने वाले लाहौर, पेशावर को दरख्त काटने के बायस आलूदा कर दिया गया। सोचें कि आज जो हम कर रहे हैं अपने मुल्क से, इसका अगले 10 साल में, अगले 20 साल में और अगले 50 साल में क्या हमारी आने वाली नस्लों को फायदा होगा या नुकसान होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा कहा कि अगली दुनिया के लिए, आखिरत के लिए इस तरह जियो कि आपने कल मर जाना है, तो इस तरह अपनी जिंदगी गुजारो क्योंकि आपने कल मर जाना है। तो आखिरत के लिए आज से सोचो कि आपने अपने अमाल कैसे ठीक करने हैं। लेकिन इस दुनिया के लिए ऐसे जियो कि आपने 1000 साल जिंदा रहना है। यानी कि जो आज आप कर रहे हैं, इसका क्या इस जमीन के ऊपर, अल्लाह की जो दी हुई जमीन हमें है, इसके ऊपर क्या असरात आएंगे। और हमने बदकिस्मती से पिछले 70 साल में इस हदीस के ऊपर बिल्कुल अमल नहीं किया। हमने ना अपनी आखिरत की फिक्र की और ना ही हमने ये सोचा कि हम जो जिस बेदर्दी से अपने दरख्त काट रहे हैं, अपने जंगलात खत्म कर रहे हैं, इसका हमारे आने वाली नस्लों के ऊपर क्या नुकसान होगा। और वो सबसे ज्यादा वाज़ेह आज लाहौर में है, क्योंकि मैं लाहौर में बड़ा हुआ। तो आप यकीन करें कि वो जो लाहौर था एक गार्डन सिटी कही जाती थी, और वो पेशावर का भी यही था, पेशावर को भी गार्डन सिटी कहते थे। और आज वहां जो पोल्यूशन है, जो आलूदगी है, वो इतना नुकसानदेह है हमारे बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए। एक अंदाजे के मुताबिक कि जिस लेवल की पोल्यूशन है इस वक्त लाहौर में, कराची में और उसके बाद पेशावर में, उससे इंसान की जिंदगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से खातीन अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकात की। सेनेट इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करने वालों में सादिया सुहेल राना, सुमेरा अहमद और रशीदा खानम शामिल थी। मुलाकात में फलाह-ए-आमा के मनसूबों, ख़वातीन को मज़ीद बाइख्तियार बनाने और मसाइल के हल के हवाले से भी बातचीत की गई। इस मौके पर उस्मान बुज़दार ने कहा, ख़वातीन अरकान असम्बली को हमेशा मुशावरत में शामिल किया है, वन मैन शो का कायल नहीं, टीम वर्क पर यकीन रखता हूँ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं सब देख लेंगे, हुकूमत आईनी मुद्दत का आखिरी दिन भी पूरा करेगी। पार्लियामेंट के बाहर नाकाम अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर भी नाकाम ही होगी।
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने पार्टी वफूद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लॉन्ग मार्च कोई आसान मार्च नहीं, ये ओपोजिशन के बस की बात नहीं। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई भी गुजर जाएगा, जून में बजट पेश होगा। चौधरी सरवर का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान किसी सूरत अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेंगे। अपोजिशन के पास हुकूमती मैंडेट तस्लीम करने के सिवा अब कोई ऑप्शन नहीं। मुल्क को मौशी तौर पर दिवालिया होने से बचाने का क्रेडिट इमरान खान को जाता है। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 56 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 12,436 हो गई। मजीद 1,165 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,66,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 5,29,000 अफराद सेहतयाब, जबकि 25,000 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,114, सिंध में 4,244, खैबर पख्तूनख्वा में 2,007, बलोचिस्तान में 199, गिलगित बल्तिस्तान में 102, आज़ाद कश्मीर में 284 और 1,165 अफराद में कोरोना वायरस में तशखीस हुई है। 24 घंटों में पंजाब में 1,65,200, खैबर पख्तूनख्वा में 70,123, गिलगित बल्तिस्तान में 4,000 और इस्लामाबाद में 42,921 अफराद कोरोना का शिकार हुए। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 24,32,000 हो गई। मरीजों की तादाद 11 करोड़ 1 लाख तक जा पहुंची। 8 करोड़ 50 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मज़ीद कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 5 लाख, ब्राजील में 2,41,000, भारत में 1,56,000, मैक्सिको में 1,76,000, रूस में 81,500, फ्रांस में 82,812, बरतानिया में 1,18,000 और सऊदी अरब में 6,441 अमवात हो चुकी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 3 अमन दुश्मन हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात पर ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों का ताल्लुक अलीम खान खुशहाली ग्रुप से था और ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी और ID हमलों में मुलव्वस थे। ऑपरेशन के बाद इलाके को क्लियर करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया। और अब खबरें आलमी मंजरनामे से। नाज़रीन, आलमी उफक से सबसे पहले आपको बताएं कि नॉर्वे में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। वजारत दाखिला ने कहा है कि जो पाकिस्तानी नॉर्वे के शहरी हैं वो पाकिस्तानी शहरियत रख सकते हैं। जी हां, वजारत दाखिला ने नॉर्वे में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत दाखिला ने कहा कि पाकिस्तानियों को अब नॉर्वे की शहरियत छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। जो पाकिस्तानी नॉर्वे के शहरी हैं वो पाकिस्तानी शहरियत रख सकते हैं। वाज़ेह रहे कि नॉर्वे में मुकीम पाकिस्तानियों ने 25 जनवरी को PM पोर्टल पर शिकायत की थी और वजीर आजम के इल्म में मामला आने पर कम से कम वक्त में फैसला किया गया। अमेरिका में बर्फबारी से निजाम दरहम बरहम, 23 अफराद हलाक, अवाम का जीना महाल हो गया। अमेरिका में बर्फबारी से कम 23 अफराद हलाक और 50 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर अमवात टेक्सास और शिमाली केरला और टेक्निक और ल्यूजी में अपनाई गई। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में 1.5 करोड़ अफराद को बर्फबारी का सामना है और नेशनल वेदर और सर्विस के मुताबिक 73% अमेरिका में इस वक्त बर्फ से ढका हुआ है, जबकि मुल्क में बर्फबारी से पाइपलाइनें जम गई हैं। फ्रांस में इंतहा पसंदी की रोकथाम के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ सख्त पाबंदियों और कड़ी निगरानी के लिए कानून मंजूर कर लिया गया। फ्रांस की कौमी असम्बली से पास होने वाले इस बिल का मकसद बज़ाहिर ये बताया गया है कि इसके जरिए मजहबी तंजीमों की कड़ी निगरानी, तशद्दुद के वाक़यात को जवाज़ फराहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, आम स्कूलों से हटकर इदारों में बच्चों की तालीम और जबरी शादी वगैरह की रोकथाम करने में मदद मिल जाएगी। ताहम कानून साजी में इन इक़दामात को इस्लाम आज़म या इस्लामी अलहदगी पसंदी के तदर्रुक से मुंसलिक किया गया। इस कानून साजी के बाद खसूसन फ्रांस में मसाजिद और इनके इंतजाम चलाने वाली तंजीमों और बच्चों की घर में तालीम समेत मुसलमानों की कड़ी निगरानी के लिए रियासती इदारों को कई इख्तियारात हासिल हो जाएंगे। फ्रांसीसी सदर
मैक्रोन की जमात ने इस कानून साजी के लिए जोर शोर से मुहिम चलाई, जिसके नतीजे में फ्रांसीसी कौमी असम्बली के 347 अरकान ने इस कानून के हक में और 151 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया, जबकि 65 अरकान अवाम से गैर हाजिर रहे। भारत में बस नहर में गिरने से मरने वालों की तादाद 50 हो गई। एक बच्चा और 20 खातीन शामिल। हादसा मध्य प्रदेश में पेश आया। 42 लाशें उनके लवाहिकीन के सपुर्द कर दी गई। रियासत मध्य प्रदेश में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। बस में 50 अफराद सवार थे और 50 अफराद डूबकर हलाक हो गए। 42 लाशों को उनके अहल खाना के हवाले कर दिया गया। नाज़रीन, मोदी की तमाम तर कोशिशें नाकाम। भारतीय किसानों का एहतजाज जारी। ट्रेनें रोककर कल पूरा हिंदुस्तान बंद करने का ऐलान कर दिया। जी हां, कल फिर पूरा भारत बंद होगा। किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। मुल्क भर में ट्रेनें रोककर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। किसानों के लिए टूल किट बनाने वाली माहौलियात की कारकुन दिशा रावी की रिहाई के लिए मुजाहिरे तेज हो गए हैं। कारकुन की रिहाई के लिए सिविल सोसाइटी और तलबा सड़कों पर आ गए। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज किया गया। तलबा लीडर ने मोदी सरकार पर तंज करते हुए कहा कि जो भी मजदूर किसान की बात करता है वो मुल्क दुश्मन हो जाता है। बेंगलोर में भी तलबा और समाजी कारकुनों ने दिशा की रिहाई के मुजाहिरा किया। दिल्ली पुलिस ने बेंगलोर जाकर दिशा को गिरफ्तार किया था। मगरबी बंगाल के इंतखाबात में भी बीजेपी मुखालिफ मुहिम चल पड़ी। किसान रहनुमा कहते हैं कि ज़राई तरक्की के मुखालिफ किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया जाएगा। 26 नवंबर से मुतनाज़ा ज़राई कवानीन के खिलाफ धरनों और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। लाखों किसान एहतजाज में शरीक हो चुके हैं। जो बाइडन इंतजामिया ने सऊदी अरब के साथ सिफारती ताल्लुकात की पॉलिसी में तब्दीली कर दी। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन आइंदा सिर्फ सऊदी शाह से राबता रखेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ राबता नहीं रखेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस चीन पासाकी कहती हैं कि अमेरिकी की नई हुकूमती ने हम पहले ही सऊदी